सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के सामने सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उस पर भी मेरी यहाँ सीटेट के लिए पहली वीडियो आ चुकी है। तो आप लोग बड़े मनोयोग से देखिएगा और एक विश्वास कीजिएगा कि जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, वो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो इससे पूर्व यूटेट के लिए हमने जो वीडियो सीरीज चलाई थी उसमें से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम यूटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। और अब ये सीटेट का जो एग्जाम होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको छूने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से एक छोटी सी विनती रहेगी कि अगर आपने दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, जो हमारा एसएसटी का जो शिक्षण शास्त्र है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पहला आ रहा है कि एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। इस बदलाव के पीछे का कारण था, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन गया है कि नागरिक शास्त्र की पुस्तक का नाम चेंज करके राजनीतिक जीवन या फिर सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दे राजनीति शास्त्र कर दिया है, ठीक है। तो इस बदलाव के पीछे का एक क्या कारण था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। दूसरा है नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। और यहाँ पर सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है ए और बी में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है ये बात तो गलत है, लेकिन नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। और ये चीज़ का वर्णन जो किया गया वो राजनीतिक जीवन में किया गया है दोस्तों। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि एनसीएफ 2005 के बाद क्या कर दिया गया था, एनसीईआरटी ने किताबों का नाम, नागरिक शास्त्र का नाम चेंज करके राजनीतिक जीवन रख दिया था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो गई है। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को डैश को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। किस प्रकार की चीज़ों को रखना चाहिए कि ताकि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन, पहला है रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य और उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को डैश को बढ़ावा यानी कि किस किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि रचनात्मकता, बिल्कुल रचनात्मकता होनी चाहिए दोस्तों। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत हम भावनात्मक और ये कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दों के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, भावात्मक और ये कह सकते हैं कि भावात्मक और संवेदनशील मुद्दों के ऊपर भी हमारे तर्क विकसित हों। और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य सूझ और चिंतन पर आधारित होता है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि रचनात्मकता को बढ़ावा, सौंदर्य शास्त्र को बढ़ावा और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के तरीकों को अपनाना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है, यह संबद्ध है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद हमारे स्कूलों में आज भी होता है दोस्तों, मूल्यांकन होता है। और उसी मूल्यांकन को यानी कि जो साल के अंत में होता है तो उस मूल्यांकन को कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो योगात्मक मूल्यांकन किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योगात्मक जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, वो हमेशा किसके लिए होगा, अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि जितना सीखा है हमने उसका जो मूल्यांकन करते हैं उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अधिगम का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन, या फिर इसको संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लोगे कि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है और यह संबंध है अधिगम का मूल्यांकन से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है, ठीक है, जो उन्हें अनुमति देता है, ठीक है। तो प्रायोगिक अधिगम एक वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है, जो उन्हें अनुमति देता है खोज और प्रयोग करने की, अर्थ निर्माण की, समझ विकसित करने की और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रायोगिक जो अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जब प्रामाणिक अनुभव में शामिल होंगे तो वो वहाँ पर खोज का प्रयोग करने की उनके अंदर अनुमति मिलेगी, उनको अर्थ निर्माण करने की अनुमति मिलेगी और समझ विकसित करने की अनुमति मिलेगी। तो अथवा उपरोक्त सभी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी, ठीक है, यानी कि सामाजिक अधिगम के लिए जो सबसे अच्छी प्रक्रिया होगी, सामाजिक अधिगम के लिए जो सबसे अच्छी शिक्षण प्रक्रिया होगी वो होगी, ठीक है, यहाँ पर है प्रतिबिंब, चर्चा, व्यक्तिक अधिगम या आवृत्ति अधिगम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, सामाजिक अधिगम के लिए सबसे बेस्ट जो अभी यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया होगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी चर्चा। चर्चा के ही माध्यम से हम सामाजिक ताने बानों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा सबसे बेस्ट शिक्षण अधिगम प्रणाली होगी सामाजिक अधिगम के लिए, ठीक है। तो चर्चा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है। किस चीज़ का? ऑप्शन है शिक्षार्थी की आयु का, शिक्षार्थी का विकास स्तर का, कक्षा की आवश्यकता का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थी की आयु और कक्षा की आवश्यकता ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन शिक्षार्थी का विकास स्तर का जो शिक्षा शास्त्र होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान का विज्ञान कहते हैं और शिक्षा शास्त्र कहलाता है वो, ठीक है। तो शिक्षार्थी के विकास स्तर है सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा लग ही रहा है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है? यानी कि परिकल्पना, फिर आपका फिर आविष्कार, उसके बाद एक नया निर्माण करेंगे और उसका एक रचना उद्देश्य होगा, ठीक है। और इनको सबको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, तभी जाकर के क्या एक उद्देश्य निकल पाता है या एक आविष्कार हो पाता है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? तो टुकड़ों को मिलाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो टुकड़ों को मिलाया जा रहा है, इसका मतलब संश्लेषण किया जा रहा है दोस्तों। क्या किया जा रहा है? संश्लेषण किया जा रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में, ठीक है, तो अधिगम व्यवहार का जो स्तर होगा वो संश्लेषण प्रकार का होगा, जहाँ पर परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है, वहाँ पर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय, ठीक है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत सिवाय अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता, यह सहसंबंध। देखिए दोस्तों, अनुभवों की पूर्णता के बिना आप पाठ्यक्रम निर्माण नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में हमेशा लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब सुधार करने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और सहसंबंध, सहसंबंध एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध होना, सहसंबंध भी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत है। लेकिन रूढ़िवादिता दोस्तों, रूढ़िवादिता तो एक समाज में फैली हुई होती है, ठीक है। तो रूढ़िवादिता का कोई स्थान नहीं दिया जाता है पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त, ठीक है। क्योंकि हम रूढ़िवादिता को स्थान देंगे तो काफ़ी सारी गलत तरीके के मोटिवेशंस बच्चे तक पहुंच सकते हैं। तो रूढ़िवादिता को स्थान नहीं दिया जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करती है? ठीक है, तो आलोचनात्मक विचारक किसे कहते हैं? आपको पहली बात तो ये होना चाहिए दोस्तों कि आलोचनात्मक जो विचारक होते हैं, ठीक है, वो किसी वस्तु के मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये कि उस वस्तु के भाव, उसके जो गुण धर्म, ठीक है, उन पर विचार और चिंतन करने की एक पद्धति है, ठीक है। और जो आलोचनात्मक विचारक होते हैं दोस्तों, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे। तो
यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनाने में मदद करने के लिए कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा काम, ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, या निर्णय लेकर कर, उपरोक्त सभी। तो ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो प्रश्न बड़े ही उसमें क्या कैसे करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, ठीक है, आलोचनात्मक विचारक बनने की मदद मिल सकती है। और निर्णय लेकर के, निर्णय अगर बच्चा ले रहा है और उस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर आलोचनात्मक विचारक बनने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न पूछना, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करना और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना ही आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंधित स्थापित करने की योग्यता है। ठीक है, यानी कि ये सूचना थी और इसको छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अगर यहाँ पर, ठीक है, तो ये सूचना थी और इसको छोटे छोटे अंशों में हमने बांट दिया है, तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं विश्लेषण करना। ठीक है, और संश्लेषण क्या होता है दोस्तों, जब छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, तो उसको संश्लेषण विधि कहते हैं। विश्लेषण में क्या किया जाता है, एक बड़ी सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और उनसे क्या फिर निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है, तो उसको कहते हैं विश्लेषण करना। बहुत बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अपने आप में। ठीक है, यहाँ पर संश्लेषण विश्लेषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश को अक्षमता नहीं माना जा सकता है। अक्षमता, आपने बहुत प्रकार की अक्षमताएं, डिसेबिलिटीज आपने देखी है। ठीक है, तो मानसिक रुग्णता, दृष्टिहीनता, शारीरिक या प्रत्यक्षण। ठीक है, मानसिक रुग्णता, दृष्टिहीनता और शारीरिक अक्षमता होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण का मतलब क्या होता है कि अपने इंद्रियों के द्वारा वातावरण में से देख करके ज्ञान को प्राप्त करना। प्रत्यक्षण का मतलब क्या होता है, अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना वातावरण से। ठीक है, तो प्रत्यक्षण अक्षमता कैसे हो सकती है, तो प्रत्यक्षण आपका अक्षमता नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लिंग समाजीकरण का अर्थ है। लिंग समाजीकरण का अर्थ ये है कि दोस्तों सभी लिंगों को क्या बराबर स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, तो लिंग समाजीकरण का अर्थ है परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, अपने समान लिंग के साथ खेलना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो लिंग समाजीकरण का अर्थ है कि परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंग समाजीकरण में। ठीक है, कि परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तो वो लिंग समाजीकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण, ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो काफी हद तक व्यक्तिपरक यानी कि व्यक्तियों के अपने विचारों पर भी आधारित है, इसलिए इसका शिक्षण, ठीक है, इसका शिक्षण शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित होगा, शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होगा, या शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित होना चाहिए। तो दोस्तों व्यक्तिपरक जहाँ पर भी होगा वहाँ पर शिक्षकों के अपने पूर्वाग्रह से प्रभावित होने की पूरी संभावना होती है, तो शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका जो शिक्षण होगा शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिपरक है और शिक्षक भी अपने कुछ पूर्वाग्रह बना करके उस व्यक्ति के ऊपर अपने पूर्वाग्रह बना सकते हैं, यानी कि जो घटना घटी नहीं उससे पहले ही उस बारे में सकारात्मक या नकारात्मक सोचना पूर्वाग्रह कहलाता है। तो शिक्षकों के पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति काफी हद तक क्या है, व्यक्तिपरक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? तो समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जाता है सामाजिक विज्ञान की किताब में। ठीक है, तो यहाँ पर है प्राथमिक अवस्था, उच्च प्राथमिक अवस्था, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समकालीन जो मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जाता है वो उच्च प्राथमिक अवस्था में कराया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक अवस्था में बच्चों का लेवल नहीं होता वो चीज़ का, तो समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित किस अवस्था में बच्चों को कराया जाएगा, उच्च प्राथमिक
अवस्था में, यानी कि 6 से 8 तक आपने देखी भी होंगी, हमारे समकालीन किताबें देखी होंगी आपने, हमारे अतीत, ये इस तरीके की, ठीक है ना, समकालीन भारत, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यूडीएचआर विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है प्राथमिक स्रोत, वाचिक परंपरा, द्वितीयक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो इतिहास या फिर कोई सामाजिक विषय के अंतर्गत स्रोतों की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं दोस्तों, वो किस चीज़ से संबंधित होते हैं, वो घटना और स्थल की जानकारी को लिखते हैं दोस्तों, जो घटित हुआ है, तो वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, जो प्राथमिक स्रोतों से लेकर के, ठीक है ना, प्राथमिक स्रोतों से लेकर के, यानी कि जब द्वितीय स्रोत जो लिखे जाते हैं उस समय जो लेखक हो गया या फिर जो विचारक है वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसने उसके बारे में सुना या उससे संबंधित तथ्यों को खोजने की कोशिश करी, तो वो द्वितीयक स्रोत या माध्यमिक स्रोत कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा कि यूडीएचआर, ठीक है, और विशेषज्ञों के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का अध्ययन कहलाते हैं। तो ये जो भी है, जो जितनी भी किताबें होती हैं, ठीक है, वो आपके हमेशा क्या होती है, या किसी के विचार होंगे, वो आपके द्वितीयक स्रोत होते हैं दोस्तों, याद रखना। यूडीएचआर विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्ययन क्या कहलाता है, किताबों का अध्ययन करना द्वितीयक स्रोत होते हैं, या इसको माध्यमिक स्रोत भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि ये इन्होंने जब भी जो भी विचार दिए हैं तो वो उस समय की घटना के सामने, जब घटना घटी होगी तो उस समय ये सामने नहीं होंगे, इन्होंने वो बाद में वो चीज़ें करी हैं दोस्तों, ठीक है, या प्रयोगों के आधार पर निकाली है, ठीक है। अब जैसे जर्नल हो गया, या फिर पत्रिका हो गई, या फिर समाचार पत्र हो गया, तो ये प्राथमिक प्रकार के स्रोत होते हैं जो कि घटना का वस्तुतः वैसा ही वर्णन करते हैं जो उन्होंने देखा हुआ होता है दोस्तों। तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत वो चीज़ें जैसे पांडुलिपियां हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन पुस्तकें हो गए या किसी के विचार हो गए, ठीक है, ये द्वितीय स्रोत या माध्यमिक स्रोत के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। माध्यमिक स्रोत प्रदान करते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक स्रोत क्या प्रदान करेंगे, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की व्यक्तिगत राय, किसी भी घटना के बारे में मूल्यांकन करने के लिए सामान्य राय, या किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिपरक राय, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों, जो माध्यमिक स्रोत, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि जो विशेषज्ञों की राय होती है, ठीक है, वो आपके द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती है, तो वो उसको किताबों के माध्यम से छापते हैं, ठीक है ना। तो माध्यमिक स्रोत यानी कि इनको द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा कि जो द्वितीयक स्रोत प्रदान करते हैं कि किसी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, जो विशेषज्ञ की राय होती है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करते हैं द्वितीय स्रोत, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की कंफर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं को समझ को विकसित करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए, ठीक है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ के लिए, समझ विकसित करने के लिए कौन सी सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम है, आदर्श स्थितियों को दर्शाना, ठीक है। आदर्श स्थितियां वैसे दर्शानी चाहिए, लेकिन आदर्श से अगर बेटर, अगर वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरण, वास्तविक स्थितियों को दोहराएं और उनके साथ जो आदर्श उदाहरण हो, उन चीज़ों को अगर हम करें तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो स्थिति हमेशा वास्तविक होनी चाहिए और उदाहरण क्या होने चाहिए दोस्तों, हमेशा आदर्श होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तभी जाकर के हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थितियां हमेशा क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, और उदाहरण हमेशा कैसे होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए दोस्तों। ये चीज़ आप लोग कंफर्म अपने माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रासंगिक है। तो इतिहास विषय को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि, या स्रोत विधि। तो देखिए दोस्तों, स्रोत क्या होते हैं, स्रोत हमारे जो ऐतिहासिक घटनाओं के समय घटित हुए चीज़ों का वर्णन करते हैं, वही स्रोत होते हैं,
ठीक है, घटनाओं के बारे में जो बताते हैं हमें, ठीक है। तो इतिहास में हम घटनाओं के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इतिहास के लिए सबसे अच्छी विधि होती है स्रोत विधि, याद रखिएगा। और ये परियोजना विधि, मानचित्र विधि, ये भूगोल विषय के लिए ज़्यादा बेटर होती है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इतिहास के लिए स्रोत विधि ज़्यादा बेटर है, सबसे बेस्ट विधि है स्रोत विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? तो ठंडा रेगिस्तान पाठ पढ़ाना है, ठीक है। तो कौन सी? तो यहाँ पर है सर्वेक्षण विधि, कार्यशाला विधि, प्रतीक अध्ययन विधि या क्षेत्रीय विधि, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सर्वेक्षण के लिए मौजूदा स्थान पर जाना होता है, ठीक है। कार्यशाला विधि भी ये समझ लीजिए कि कार्यशाला, इसके ऊपर क्या कार्यशाला हो सकती है कि लद्दाख के बारे में, उससे सबसे बेस्ट जो तरीका है, या तो भ्रमण कर सकते हैं। तो भ्रमण का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि लद्दाख जैसे जगहों को हर कोई ले नहीं जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे बड़े लद्दाख जो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, उसका एक प्रतीक बनाए, ठीक है। तो प्रतीक अध्ययन विधि के आधार पर हम ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतीक अध्ययन विधि, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? मैंने अभी कहा भी था आपको, संकलनात्मक जो आकलन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? योगात्मक आकलन को ही क्या कहा जाता है? संकलनात्मक आकलन कहा जाता है, योगात्मक आकलन को, ठीक है। और योगात्मक आकलन क्या होता है? हमेशा सत्र खत्म होने के बाद जब लास्ट में परीक्षा ली जाती है, जो कि अधिगम के लिए क्या होता है? आकलन होता है दोस्तों। तो संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? कक्षा के दौरान आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन या पाठ के अंत में आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्र के समाप्त होने पर आकलन को ही योगात्मक या संकलनात्मक आकलन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे अधिक बल देंगे? ठीक है, ठीक है, सबसे कम बल देंगे, सबसे कम बल देंगे। तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष में आप सबसे कम किस पर बल देंगे? यहाँ पर है प्रतियोगितात्मकता, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है सहयोग या समानता। देखिए, सहयोग और समानता तो हर जगह होनी चाहिए दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी हम क्या देंगे? प्रतियोगिता हर जगह पर कराना सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रतियोगिता अगर हम शिक्षण कक्षा कक्ष में बार बार प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो जो कम अधिगम स्तर वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर हीन भावना आ सकती है। तो प्रतियोगितात्मकता पर हम सबसे कम बल देंगे, जबकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहयोग और समानता की बात ज़्यादा करेंगे। तो सबसे कम वाला आप पूछा है, तो आप बोलेंगे प्रतियोगितात्मकता पर हम सबसे कम बल देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बदलाव का क्या सुझाव दिया गया? तो यानी कि नागरिक शास्त्र की पुस्तक का ये क्वेश्चन 25वां बार आ गया है। तो इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन, नाम कर दिया गया था राजनीतिक शास्त्र का नाम, ठीक है, एनसीएफ 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें, ठीक है। मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वो खुद ही क्या करें? उस परियोजना का आकलन करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर है समकक्षीय आकलन, स्व आकलन, रचनात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन। तो संकलनात्मक आकलन आप जानते हैं, ठीक है। रचनात्मक आकलन दोस्तों, रचनात्मक आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन में जब हम कोई अपने पूर्व ज्ञान से आधारित और कोई नई हम क्या खोज करते हैं, नए ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है, तो वो आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। स्व आकलन में हमने खुद ही काम किया और उसका आकलन भी हमने किया। तो यही यहाँ पर यही बात पूछी गई है कि उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। तो अपनी परियोजना का खुद ही आकलन करना क्या कहलाता है? स्व आकलन कहलाता है। और समकक्षीय आकलन का मतलब अपने जो साथ वाले शिक्षार्थी होते हैं उनका आकलन करना समकक्षीय आकलन कहलाता है। तो यहाँ पर अपनी परियोजना का खुद आकलन करने को कहा जा रहा है, तो वो है आपका स्व आकलन की प्रक्रिया को शिक्षक द्वारा निभाया जा रहा है यहाँ पर बच्चों के बीच में, ठीक है। और एक बहुत अच्छी विधि भी होती है, ठीक है। कक्षा कक्ष में कभी कभार समकक्षीय आकलन भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन करता है। ठीक है, कौन सा आकलन है? यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है ये यहाँ पर ही गलत हो गया। यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित कर। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों, लेकिन यह केवल, यहाँ पर एक शब्द आया केवल, सहगामी यानी कि जो पाठ्येतर होते हैं, जो यानी कि खेल खिलौने या फिर जो हम अन्य अदर करिकुलम एक्टिविटीज कह सकते हैं। ठीक है, तो यह केवल सहगामी पक्षों पर, केवल बोल रहा है तो इसका मतलब केवल तो नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि सहगामी पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है इसमें, लेकिन अगर केवल शब्द आ गया तो ये गलत हो जाएगा। यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, बिल्कुल किया जाता है, और यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो ये लगभग एक जैसे हैं, पर यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है तो विद्यालय आधारित आकलन होता है, तो ये उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं समझने वाली है वहां पर, जिनको हम समझ करके कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो जनसंख्या घनत्व से हम क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, एक टर्म हमने कई बार, ठीक है, तो प्रति वर्ग इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में, हो सकता है वो 1 वर्ग किलोमीटर हो, या 1 वर्ग, हमारे भारत में वो 1 वर्ग किलोमीटर की बात की जाती है कि कितने लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इतिहास की विषय वस्तु की जो शुरुआत करेंगे हम, पाषाण युग से, मौर्य काल से, वैदिक युग से, या सभ्यताओं के युग से। तो इतिहास की जो विषय वस्तु की शुरुआत होती है, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी मानता है कि जो इतिहास की विषय वस्तु की जो शुरुआत की जा सकती है वो सभ्यताओं के युद्ध से की जा सकती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यताओं के युद्ध से इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या परियोजन विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? ठीक है, परियोजन विधि, ठीक है, परियोजन विधि, जॉन डीवी किलपैट्रिक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या परियोजन विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है वैधता, गतिविधि, उद्देश्य, उपयोगिता। देखिए दोस्तों, गतिविधि, उद्देश्य और उपयोगिता, ये तीनों ही चीजें परियोजन विधि के अंतर्गत समाहित है, लेकिन उसकी वैलिडिटी यानी कि वैधता होगी नहीं होगी, इसके बारे में परियोजन विधि में कुछ भी बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, कि परियोजन विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है, तो वैधता नहीं है, बाकी गतिविधि, उद्देश्य और उपयोगिता परियोजन विधि का सिद्धांतों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारी विधियां होती हैं, तो कौन सी विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं? तू पढ़ का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा बच्चों को क्रम वाइज खड़ा करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसका सार समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक विधि हो जाएगी ये सीधा सीधा। तू पढ़ विधि को ही क्या कहते हैं? पाठ्यपुस्तक विधि कहते हैं। ठीक है, तो तू पढ़ विधि किसे कहा जाता है? पाठ्यपुस्तक विधि को कहा जाता है दोस्तों। इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रणाली की बात कर रहे हैं, आकलन की बात हो रही है, असेसमेंट की बात हो रही है, तो मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है? नीली छपाई, आदर्श प्रश्न पत्र, नीले कागज का उपयोग, आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, जो पेपर बनाया जाता है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, किसके द्वारा? ब्लूप्रिंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा। प्रश्न पत्र को नहीं कहते हैं, जो कि हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हमने उसमें देखा कि ज्ञानात्मक और इस तरीके की जो प्रश्न है, कितने प्रश्न रखने हैं, फिर कितने लघु उत्तरीय, कितने अति लघु उत्तरीय और कितने कितने मार्क्स के। तो एक रूपरेखा जो तैयार की जाती है दोस्तों, उसको ही क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन है। ठीक है, तो विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए, सामूहिक रूप से उनके मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन है इनाम वितरण,
लेखन गतिविधि, वाद विवाद, ये वाचन गतिविधियाँ। तो मन के विकास के लिए सबसे अच्छी विधि हो जाएगी वाद विवाद दोस्तों। समूह, समूह में क्या होते हैं, कुछ लोग इधर होंगे, कुछ लोग इधर होंगे, और इनकी किसी टॉपिक के ऊपर हमने इनको बोलने के लिए कहा, तो उनका सबसे अच्छा विकास होगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सृजन किया हुआ है आप लोगों के सामने। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट 2022 जो दिसंबर जनवरी में होने वाला है वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके जो भी समस्याएं होंगी उनको निदान करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक जय।